नरसंहार या जेनोसाइड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस वर्ड के बारे में आपने कई मूवीज़ में, सीरीज़ में सुना होगा। बेसिकली ये इंटरनेशनल लॉ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑडियो क्लास। और ऑडियो क्लास का आज का टॉपिक है जेनोसाइड पे किसी भी तरह के पूछे गए क्वेश्चंस के सारे आंसर्स विथ फैक्ट एंड कंसेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जेनोसाइड या नरसंहार या जनवध जिसे कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो जब भी हम कोई परिभाषा लिखते हैं ना, तो उस वर्ड को कहाँ से लिया गया ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो बेसिकली ये जो नरसंहार, जेनोसाइड या जनवध शब्द है, ये ग्रीक भाषा के जेनोस, GENOS, जेनोस, जिसका मतलब होता है जाति, और लैटिन शब्द CIDI, जिसका मतलब होता है मारना, वहाँ से लिया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि नरसंहार वो कार्य है जो पूरी तरह से किसी राष्ट्रीय, मानव जातीय, धार्मिक समूह को समाप्त करने के लिए किया जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ कि जर्मनी में नेशनल सोशलिस्ट शासन के द्वारा सामूहिक रूप से ऐसा नरसंहार किया गया था, और इसके बाद ऐसा नियम बनाने की आवश्यकता, ज़रूरत महसूस की गई कि ऐसे जो काम है ना, ये दोबारा ना हो सकें। नरसंहार को रोकना जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक विषय, एक सब्जेक्ट, नया सब्जेक्ट ऐड कर लिया गया। और फिर UN द्वारा नरसंहार को पूरी तरह से संहिताकरण, मतलब उसका सारा चीज़ जो है वो लिखित रूप से बनाने की को प्रायोरिटी दी गई। फिर महासभा ने, एक फैक्ट है वो लिख लीजिएगा, 1946 में नरसंहार अभिसमय के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी, और 1946 में महासभा ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और एक घोषणा की गई कि नरसंहार, मानव समूह को मारना, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अधीन क्या है, एक अपराध है। और फिर 1948 में नरसंहार निवारण दंड अभिनय समय को स्वीकार कर लिया गया, और 1951, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 जनवरी 1951 को इसे लागू कर दिया गया। और अभी इसके कितने पक्षकार देश हैं ये आपको गूगल पे सर्च करके मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अब ये जो बनाया है गया पैक्ट, इसका उद्देश्य क्या था? सबसे पहला तो आपको क्लियर हो गया होगा कि नरसंहार को रोकना इसका उद्देश्य था। जो लोग नरसंहार कर रहे हैं उनको दंडित करना, युद्ध के दौरान के और युद्ध के बाद शांति बनी रहे, ये उद्देश्य था। कई बार होता है युद्ध के बाद भी नरसंहार की प्रक्रिया कंटिन्यू रहती है, इसको इसलिए अपराध के रूप में घोषित किया गया। और इसके बाद आप इसको और आगे डील करना है, इस आंसर को, मीनिंग ऑफ जेनोसाइड को कैसे एक्सप्लेन किया गया। तो हम चलते हैं इस आर्टिकल, इसमें पैक्ट के आर्टिकल 1 में, अनुच्छेद 1, इसमें सबसे पहले नरसंहार की परिभाषा दे दी गई है, जिसमें कहा गया कि नरसंहार एक इंटरनेशनल क्राइम है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध है, चाहे वो युद्ध के समय किया गया हो या शांति के समय किया गया। अगर नरसंहार किया गया है तो वो अपराध है। इसके बाद आर्टिकल 2 में चलते हैं। इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि किन्हें नरसंहार कहा जाएगा। किसी भी राष्ट्र के, किसी मानव का, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म के समूह को नष्ट करना, बर्बाद करना, ख़त्म करना, ये सब नरसंहार में आता है, ऐसा आर्टिकल 2 में कहा गया है। क्योंकि ये हत्या है, शारीरिक और मानसिक क्षति है, और जानबूझकर किसी को कष्ट पहुंचाना है, और जन्म जो है, जो जन्म ले चुका है, उनको मृत्यु की तरफ, उनको विनाश की तरफ भेजना क्या है, वो भी अपनी ताकत दिखा के नरसंहार है। इसीलिए इंटरनेशनल लॉ में इसको, अब जब इसे अपराध माना गया है तो इसके लिए पनिशमेंट भी डिसाइड किया गया होगा। तो क्या है इसमें पनिशमेंट? तो नरसंहार को इंटरनेशनल लॉ के अधीन अपराध माना गया है, और इसीलिए पूरे विश्व ने इसको बहुत ही ज़्यादा निंदा की और इसको दंडनीय बताया कि सिर्फ अपराध घोषित करना काफ़ी नहीं, इसके लिए कुछ दंड तो प्रावधान किया जाए। तो फिर आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4 में नरसंहार को जो भी दंड है उसको वर्णित किया गया है। तो सबसे पहले उद्देशिका में जो बताया गया नरसंहार के अपराध के लिए दंड, उसमें प्रावधान किया गया कि नरसंहार अंतर्राष्ट्रीय कानून के अधीन एक अपराध है। ये बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और संयुक्त राष्ट्र की भावना और उसके उद्देश्य भी यही है कि नरसंहार को रोका जाए और पूरा विश्व जो है इसके लिए एक अपराध के रूप में दंड का प्रावधान करे। इसके लिए आर्टिकल 4 में कहा गया कि चाहे जिसने भी नरसंहार किया हो, चाहे वो संवैधानिक रूप से कोई भी हो, लोक अधिकारी हो, गैर सरकारी व्यक्ति हो, कोई राज्य हो, किसी राज्य का अंग हो, किसी भी सरकार का सदस्य हो, ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व सिर्फ और सिर्फ उसका है जिसने नरसंहार किया है। और ऐसे में जो वरिष्ठ अधिकारी होगा उसको आदेश जो भी देगा
उस पर भी नरसंहार का वो लगेगा। इसलिए नरसंहार अपराध करने वाले व्यक्ति, राज्य क्षेत्र सब अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति नहीं, जिस राज्य क्षेत्र का उसने अपराध किया वो भी इसमें काउंटेबल होगा। अब यदि नरसंहार का अपराध करने वाला व्यक्ति दूसरे राज्य में भाग जाता है तो क्या होगा? तो ऐसे मामले में क्या किया जाएगा कि जो पक्षकार है वो अपने देश में जो कानून है उसके अनुसार अपराधी को प्रत्यर्पण करेगा। अब आर्टिकल 7 में कहा गया है कि नरसंहार को प्रत्यर्पण करने के लिए राजनीतिक अपराध नहीं माना जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि किसी राज्य द्वारा प्रत्यर्पण की स्वीकृति हो गई। अब यदि राष्ट्रीय विधि और अंतर्राष्ट्रीय संधि, वो उसका राष्ट्रीय विधि कुछ और कहता है और उसने अपना कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि की हुई है जिसमें वो बाध्य है, तो उसको क्या करना होगा? अंतर्राष्ट्रीय संधि के थ्रू अनुमति लेनी होगी कि वो नरसंहार करने वाले अपराधी को ये दंड दे सकता है कि नहीं। अब चूंकि अंतर्राष्ट्रीय दंड संहिता जो बनी है, अब तक उसमें दंड देने का कोई प्रश्न उठाया ही नहीं गया। नरसंहार के दोषी व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान कुछ ऐसा लिखित रूप से किया नहीं गया है। इसलिए अपने अपने संविधान के अनुसार जो पक्षकार हैं वो प्रभावी दंड दे देते हैं। अब चलते हैं आर्टिकल 8 में। इसमें आर्टिकल 8 में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के जो भी सक्षम अंग है उसमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अधीन कार्रवाई करने का अनुरोध कर सकते हैं। ठीक है, कार्रवाई करने के लिए एकमात्र जो हमारे लिए संस्था है वो है सुरक्षा परिषद, जिसके पास जाके कार्रवाई की जाएगी नरसंहार के खिलाफ। और ऐसे मामलों में कार्रवाई दोषी राज्य के विरुद्ध की जाएगी, ना कि किसी व्यक्ति के विरुद्ध। इसीलिए नरसंहार अपराध करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं, पूरा एक राज्य दोषी होगा। अब लास्ट में आता है आर्टिकल 9, जिसमें प्रावधान किया गया है जो वर्तमान में अभी भी लागू करने के उससे है कि अभिसमय में सभी विवाद के लिए अनिवार्य अधिकारिता का प्रावधान है। अनिवार्य अधिकारिता अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के आर्टिकल 36 के अनुकूल नहीं माना जाता है। इसीलिए अधिकारिता जो है ये न्यायालय को विशिष्ट मामलों में ही दी गई है। हर मामले में न्यायालय इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। अब हमारा आंसर तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक हम कुछ एग्जांपल्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ हो या लॉ का कोई भी पेपर हो, कुछ उदाहरण लिखना, कुछ केस स्टडी लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें आप पहला लिख सकते हैं बोस्निया हर्जेगोविना में अभिसमय को लागू होना। अब इसमें क्या है? एप्लीकेशन ऑफ द कन्वेंशन इन बोस्निया एंड हर्जेगोविना। तो इसमें क्या है कि पहला, पूर्व युगोस्लाविया में 6 संघटक गणतंत्र थे जिनके नाम थे क्रोशिया, मैसिडोनिया, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेग्रो एंड बोस्निया। आप इसको वर्ल्ड तो अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था और संकट के कारण क्रोशिया, स्लोवानिया और मैसिडोनिया युगोस्लाविया से अलग होकर स्वतंत्र राज्य बन गए। अब युगोस्लाविया और बोस्निया और हर्जेगोविना के बीच युद्ध जारी रहा और इस क्षेत्र में बाद में स्थिति बहुत ही खराब हो गई। तो सुरक्षा परिषद ने पक्षकारों को संघर्ष समाप्त करने और युद्धबंदी है उनको सुरक्षा परिषद में अच्छे से पहुंचाने के लिए कहा गया। पर बोस्निया और हर्जेगोविना के गणतंत्र 1993 में नरसंहार का उल्लंघन करने के लिए युगोस्लाविया के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन में नरसंहार अपराध निवारण दंड अधिनियम 1948 और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रावधान के अधीन किया गया, जिसका उल्लंघन युगोस्लाविया द्वारा किया जा रहा था। आवेदन में बताया गया कि आवेदन का उद्देश्य बोस्निया तथा हर्जेगोविना में जो मानव जीवन को नुकसान पहुंचाने से वहां को रोकना है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्टैट्यूट के अनुच्छेद 40 के अधीन ऐसे उपाय को लागू करना है ताकि यह नरसंहार रुक जाए। तो 1993 में सारे लोगों के मत से यह आदेश पारित हुआ कि युगोस्लाविया को अपनी शक्ति के तहत नरसंहार के अपराध को कारित किए जाने से निवारित करने के लिए तुरंत उपाय किया जाए। और बाद में इसका फाइनल ये हुआ कि क्रोएशिया बनाम सर्बिया मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष नरसंहार निवारण और दंड एक्ट के आधार पर क्रोएशिया ने सर्बिया को उत्तरदायी बताते हुए क्षतिपूर्ति की मांग की और न्यायालय ने भी निर्णय दिया कि दोनों राज्य आपसी सहयोग से नरसंहार से प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दें। अब इस केस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है हमारे लिए एप्लीकेशन ऑफ द जेनोसाइड कन्वेंशन इन कश्मीर, इंडिया। कश्मीर, भारत में नरसंहार अभिसमय का लागू होना। ये मुद्दा क्या था? तो पनुन कश्मीर आंदोलन एक है और अखिल भारतीय कश्मीरी समाज, ऑल इंडिया कश्मीरी समाज, AIKS, इन दोनों ही संगठन ने भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के समक्ष एक शिकायत की कि कश्मीर घाटी की हिंदू जनसंख्या यानी कि जो कश्मीरी पंडित हैं वो नरसंहार के शिकार हो रहे हैं। ये 1994 को आयोग के सामने ये बात रखी गई 7 जून 1994 को और ये हमला शुरू हुआ था 1990 में शुरू हुआ था और अगस्त 1990 तक 800 से अधिक लोगों की हत्या कर दी गई थी।
अब हत्या किए जाने वाले लोगों में से समाज के सभी वर्ग के लोग थे, जैसे कि वकील थे, राजनीतिक कार्यकर्ता थे, मीडिया के लोग थे, बुद्धिजीवी थे, दुकानदार थे। लेकिन उसमें क्या था कि हिंदू जाति का सफाया किया जा रहा था। हिट लिस्ट में कौन थे? हिंदू जाति थे। इसमें 102 मंदिरों को ढाया गया और 1600 मकान हिंदुओं के जला दिए गए। फिर यह निष्कर्ष था कि भारत नरसंहार का पक्षकार है, इसलिए भारत संघ एवं जम्मू कश्मीर राज्य ने कश्मीर घाटी में हिंदू समुदाय को सुरक्षा प्रदान करने में जानबूझकर व्यतिक्रमण किया है। और अखिल भारतीय कश्मीरी समाज ने भी आयोग से 13 जून 1994 के पत्र में इसी प्रकार की शिकायत की थी। पत्र में कई हजार घर के लूट जाने से और सैकड़ों लोगों को मारे जाने से, बलात्कार, अपहरण, बुरी तरह से घायल होने का विषय सब कुछ लिखा गया। 1941 में 15% हिंदुओं का जो प्रतिशत था, 1981 में वो 5% रह गया, ये भी बताया गया, और 1991 में वो 0.1% हो गया। यानी कि एक पर्टिकुलर समुदाय का नरसंहार हो रहा था, ये एक आतंकवाद था एक तरह से। अब इसका डिसीजन क्या आया? तो आयोग ने ये कहा कि कश्मीरी पंडितों को जान से मार डालना और जातीय सद्भाव को जम्मू कश्मीर राज्य के विलगाव को सुनिश्चित करने के गंभीर मुद्दे को देखा जाना आवश्यक था। कश्मीरी पंडितों के विरुद्ध कारित अपराध किसी भी दृष्टिकोण से गंभीर निंदा और भत्सना के योग्य हैं, पर ये जनसंहार अभिसमय की परिभाषा की परिधि में नहीं आते हैं। इसलिए आयोग ने प्रेक्षण किया कि कश्मीरी पंडितों के संबंध में किए गए कृत्य नरसंहार के समान, किंतु ये नरसंहार के अपराध नहीं हैं। ये जेनेवा अभिसमय के तहत भी ये सारी चीज़ें रखी गई थी। अब आपको क्या करना है, ये 2 केस स्टडी तो ज़रूर लिखना है अगर जनसंहार से। एक बार मैं थोड़ा सा आपको फिर से फर्स्ट रिवीजन करा देती हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध में हुए नरसंहार की पूरी मानव जाति जो है ना, वो बहुत परेशान हो गई और संयुक्त राष्ट्र की महासभा में पहली मीटिंग में एक प्रस्ताव पारित किया न्यूरम्बर्ग में प्रतिपादित सिद्धांत को स्वीकृति के लिए। फिर महासभा ने नरसंहार को एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध बता दिया और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत ये दंडनीय होना चाहिए। इसका मेन कारण था कि नाजी और यहूदी जाति के प्रति जो अमानुषिक अत्याचार हो रहे थे ना, उनको भी नरसंहार में रखा गया। और महासभा केवल प्रस्ताव से ही संतुष्ट नहीं हुई, बल्कि 1948 में संधि को भी स्वीकार किया और नरसंहार संधि 1948 जिसको कहा जाता है, जेनोसाइड कन्वेंशन 1948, आर्टिकल 2 में नरसंहार की परिभाषा दी गई, जिसमें किसी भी राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, जाति समूह को मार डालना, उनको यातना पहुंचाना, उनके लिए ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना कि जिससे उनके जीवन कष्टकारी हो जाए, उनको समूह में किसी भी तरह से बच्चे के जन्म को रोकना, ये सब क्या है, नरसंहार या जनवध में आता है। फिर अब नरसंहार के अपराध को रोकने के लिए, दंडित करने के लिए 1948 में 12 जनवरी 1951 को कानून के रूप में ग्रहण कर लिया गया और लागू भी कर दिया गया। और अब अभी उसमें कितने देश शामिल हैं ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है। इसके बाद नरसंहार को एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में कैसे माना गया, तो इसमें आर्टिकल 3 में लिखा गया जनवध होता है, जनवध करने के लिए कोई षड्यंत्र होता है, जनवध करने के लिए प्रत्यक्ष या सार्वजनिक रूप से किसी को उकसाया जाए, जनवध करने का प्रयास किया जाए, जनवध में सह अपराधिता अगर कोई कर रहा है तो ये सब दंडनीय है, चाहे वो लोक अधिकारी या निजी व्यक्ति हो, किसी को भी इससे मुक्त नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश में पाकिस्तानी सैनिक अधिकारियों और सैनिकों ने जनरल टिक्का खान के नेतृत्व में बंगालियों का खुलेआम नरसंहार किया और प्रोफेसर M.K. नवाज के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान की बंगला जनता की भाषा और संस्कृति पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों से अलग थी, इसलिए नरसंहार संधि के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत ये क्या माना गया, एथनिकल ग्रुप माना जाएगा इसको। इसके बाद न्यायमूर्ति V.R. कृष्णा अय्यर के अनुसार द बंगाली पॉपुलेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान probably falls under the national and ethical group, not merely terroristical group। इस प्रकार बांग्लादेश में पाकिस्तानी सैनिकों ने नरसंहार किया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत अपराध है। इसके बाद आपको यूगोस्लाविया वाला केस लिखना है, भारत पाकिस्तान का जो कश्मीर का केस है वो लिखना है, और कंक्लूजन, जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि कंक्लूजन आपको अपना सेल्फ थॉट लिखना है। नॉर्मली कंक्लूजन में क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो पूरा आंसर लिखे रहते हैं उसी को समराइज वे में कंक्लूड कर देते हैं, जबकि वो क्या होता है, आपने अपने आंसर को समराइज कर दिया कंक्लूजन में, जबकि वाकई में कंक्लूजन वो होता है कि आपका सेल्फ थॉट क्या है। क्योंकि किसी भी आंसर में अगर क्वेश्चन 12 नंबर का है और सब पूरा आंसर का फॉर्मेट सेम है, सारे स्टूडेंट सेम आंसर फॉर्मेट, सेम पॉइंट, सेम आर्टिकल, सेम चार्टर, सेम संधि लिखेंगे, तो नंबर अगर
12 में से 8 या 9 आते हैं सेम उसमें, तो अगर आपको 2-3 नंबर एक्स्ट्रा जो मिलते हैं वो आपके कंक्लूजन पे मिलते हैं। तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं ना, खासकर इंटरनेशनल लॉ, तो वहाँ पे आपका सेल्फ थॉट बहुत ज़रूरी होता है। तो अब ये ऑडियो क्लास सुनने के बाद आपने क्या कंक्लूड किया नरसंहार, ये जनवध या जेनोसाइड के बारे में, ये नीचे कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं भी आपसे आपके कंक्लूजन से कुछ चीज़ें सीख सकूँ। क्या होता है कि सीखने की कोई एज तो होती नहीं, हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो आपका सेल्फ थॉट इस क्लास के बाद नरसंहार को लेके क्या डेवलप हुआ, वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चाहे हिंदी में करिए चाहे इंग्लिश में करिए। और ऐसी ढेर सारी क्लास चैनल के प्लेलिस्ट पे उसको ज़रूर देखिएगा, और सब्सक्राइब या फॉलो बटन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि सारी क्लास की अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाए। अगर आपके फ्रेंड्स में कोई भी LLB लॉ कर रहा है तो आप उसको ये क्लासेस फॉरवर्ड कर सकते हैं। इस ऑडियो क्लास में करना सिर्फ इतना होता है कि आप ध्यान से 2 से 3 बार इस क्लास को सुनिए, उसका एक स्ट्रक्चर बनाइए, और आपका प्रॉपर आंसर राइटिंग और टॉपिक जो है वो दोनों ही एक साथ क्लियर हो जाता है। क्योंकि मेरा मोटिव है कि फैक्ट और कंसेप्ट दोनों को एक साथ कंबाइंड करके 2 से 3 किताबों के साथ आपको मिक्स करके सारे टॉपिक्स का कंसेप्ट क्लियर करूँ। तो आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है नीचे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा, और आगे की क्लासेस भी डेली बेसिस पे ज़रूर देखिए।